Akshot Gupta Book, The Hidden Hindu Book First. अजन्मे की स्मृति। वर्ष 2041। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ रुक गया था। के बीच का स्थान, कमरे की खाली दीवारें उनकी आवाज से भर गईं। सांस। इससे पहले कि श्रीमती बत्रा पृथ्वी से पूछ पाती कि क्या था उसे परेशान करते हुए, वह पीछे मुड़ा और कड़ी आवाज में बोला, मैंने खुद यह सब 2020 में देखा है और इसलिए मुझे यह पता है। उनके जैसा न पहले कोई हुआ है न कभी होगा। वह दिव्य सत्य है, देवताओं के लिए एक अपराजित चुनौती है। मृत्यु और विनाश का यह कैसे हो सकता? आप कह रहे हैं कि आपने देखा है आपके जन्म से भी पहले की चीजें। यह असंभव है। 74 वर्षीय श्रीमती बत्रा ने उत्तेजित होकर कहा। वह हतप्रभ रह गया कि कैसा लड़का जो लगभग 20 वर्ष का था 2041 में पुराने 2020 से चीजें देखी जा सकती थीं। आप ठीक कह रहे हैं। मैं तब पैदा नहीं हुआ था, फिर भी मैं मौजूद था। रॉस द्वीप पर वह सुविधा एक से अधिक तरीकों से। मैं सब कुछ इतनी स्पष्टता से याद है मानो मैं अभी भी वहीं हूं। यह सब अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहा हूं, उत्तर दिया। पृथ्वी की ओर देखते हुए मिसेस बत्रा फिर बोली, मेरे पास है। मैं कई अविश्वसनीय घटनाएं और रहस्यमयी चीजें देखीं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी चीजें जो विज्ञान के पास नहीं हैं। को उत्तर, इसलिए मैं यह मानने के लिए मजबूर हूं कि हैं सत्य और रहस्य जो एक औसत मानव मस्तिष्क को पसंद हैं। प्रक्रिया नहीं कर सकती। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। आगे कहा, मैं एक सामान्य जिंदगी जीना और चुपचाप मरना चाहता था, हर औसत व्यक्ति की तरह। मुझे लगभग संतोषजनक मृत्यु मिल गई 2020 में। तब हालात अच्छे थे। काश मैं शांति से मर गया होता। फिर लेकिन सब कुछ बदल गया। श्रीमती बत्रा ने गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। पृथ्वी चुपचाप खड़ा रहा। वहां उसे समय दे रही है। काफी देर रुकने के बाद उसने कहा, नहीं। क्या मैं तब उनमें से किसी का हिस्सा बनना चाहता था? नहीं, मैं बनना चाहता हूं अब इनमें से किसी का एक हिस्सा। तुम यहां क्यों हो? क्योंकि मैं अभी भी उसे खोज रहा हूं और तुम आखिरी हो। उस व्यक्ति ने उसे देखा है, पृथ्वी ने आशा के साथ उत्तर दिया। आंखें। मिसेस बत्रा ने पृथ्वी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं हार गई उस घातक मिशन में सब कुछ, और फिर भी मुझे नहीं पता कि कैसे या क्यों। हाँ, मैंने उसे देखा है, लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि वह कौन है। था। आपने कहा आप वहां द्वीप पर थे। मुझे क्या बताओ? 2020 में उस द्वीप पर हुआ था। आपने कहा था कि आप खोज रहे हैं उसके लिए। वह भी उस समय द्वीप पर था। आपको चाहिए। जानिए वह कौन था। आप उसके बारे में क्या जानते हो? मुझे बताओ सब कुछ, श्रीमती बत्रा ने जोर देकर कहा। पृथ्वी कुछ देर तक श्रीमती बत्रा को देखता रहा और फिर अंततः पूछा, क्या आप मुझे वह सब कुछ बताएंगे जो आप जानते हैं? अगर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, मैं वादा करता हूं मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। बस मुझे बताओ क्या 2020 में हुआ। इसने मेरी मौत को बदल दिया। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। न जाने यह सब मेरे साथ क्यों हुआ और मैं क्यों हुआ चुना। अब पृथ्वी श्रीमती की बूढ़ी, आशा भरी आंखों में देख रहा था।
बत्रा पीछे मुड़कर उसकी ओर देख रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और सुनाने लगा। चैप्टर 1 अनआइडेंटिफाइड जर्नी। यह गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूरज निकलता था। अपने चरम पर नहीं चमका। नीला आकाश और जल्दी। सुबह की हवा ताजा थी। हेलीकॉप्टर की आवाज आसपास की खामोशी को तोड़ने के लिए काफी था। इसमें हेलीकॉप्टर में लेटे हुए एक व्यक्ति का चित्रपूर्ण परिदृश्य। बेहोश और बेखबर 4 हृष्ट-पुष्ट बंदूकधारी आए थे। उनकी आंखें उस पर थीं, मानो वे अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहे हों आदमी को अपनी आंखें खोलने के लिए। आदमी का चेहरा रंगा हुआ था, सफेद, और उसकी असमान रूप से बढ़ी हुई दाढ़ी और मूछें थीं। उसके लंबे, काले, बिखरे हुए बाल उसकी रहस्यमयता को और बढ़ा देते थे। देखना, 40 साल के व्यक्ति के लिए वह काफी युवा लग रहा था। उसका चेहरा अलौकिक रूप से नक्काशीदार था। उसकी त्वचा इतनी स्पष्ट और चमकदार थी। उसके चारों ओर सुंदरता का आभामंडल बन गया। उसका शरीर दिखा। हेलीकॉप्टर के जोर की आवाज पर गति के संकेत। और कभी-कभी जब वह हिलता था तो उसका शरीर राख को हवा में बहा देता था। उसकी बेहोशी ने उसके आसपास के लोगों को नहीं रोका। सोच रहा था कि वह कौन था। इस आदमी ने जिज्ञासा और विस्मय जगाया हर उस व्यक्ति में जिसने उसे देखा। पायलट ने घोषणा की 11.6755 डिग्री उत्तर, 92.7626 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉस द्वीप पर उतरना। रॉस द्वीप भूमि का सबसे सौंदर्यपूर्ण टुकड़ा बन गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंदरगाह से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व में ब्लेयर। इसने व्यक्ति को प्रकृति की शांति का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण विरासत के साथ बेहतरीन उपहार। प्रजातियां। द्वीप को गुंबद के आकार की उच्च तकनीक से सजाया गया था। सुविधा विशुद्ध रूप से पृथक पर अनुसंधान के उद्देश्य से निर्मित। भूमि भव्य संरचना भी छोड़ सकती है। महानतम संशयवादी अचंभित थे। नवीनतम से सुसज्जित प्रौद्योगिकी सुविधा अत्याधुनिक तटीय और का दावा करती है। समुद्री निगरानी प्रणाली केवल कांच का उपयोग करके निर्मित। सुविधा ने सतह प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग किया। प्रत्येक स्क्रीन एक ने छूकर उनसे इस तरह बात करना शुरू कर दिया मानो वह कोई हिस्सा हो। एक उन्नत प्रजाति का तापमान में परिवर्तन और उनके चारों ओर वायुमंडलीय दबाव होता है जिससे जीवन आसान हो जाता है। अकल्पनीय तरीकों से इन पहलुओं में यह जितना शानदार था उससे भी ज्यादा। इसलिए जब सुरक्षा की बात आई, मोशन सेंसर कैमरे थे मेहराबदार छत के प्रत्येक कोने में स्थापित। कभी कोई नहीं था। गुंबद के अंदर अकेले लोगों के साथ एक डिजिटल आंख भी जुड़ी। वे जहां भी गए। वीरभद्र स्वेच्छा से सेवानिवृत्त पूर्व भारतीय सैनिक ब्रिगेडियर अपना स्टेशन छोड़कर सीधे स्टेशन की ओर चल दिए। गुंबद की लॉबी। अंदर घुसते ही उसकी नजर बंदी पर पड़ी। 4 सशस्त्र गार्डों से घिरा हुआ। वे उसे खींच रहे थे, हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधकर बेहोश शरीर के माध्यम से। गलियारा। उनके नंगे पैर लगातार राख के निशान छोड़ते रहे। मंजिल। वह द मैन है, वीरभद्र ने सोचा। बंदी कम से कम कपड़े पहने हुए था, केवल एक छोटा और संकीर्ण लंगोटी ने उसके पेट के निचले हिस्से को ढक दिया। उसके शरीर पर लेप लगा हुआ था, राख के साथ। चारों ओर रुद्राक्ष के बीजों से बनी माला लटकी हुई थी। उसका गला
उसके आधे उलझे बाल एक चोटी में लिपटे हुए थे और जंग लगे लोहे के त्रिशूल से सुशोभित है। वीरभद्र इस स्थान पर सुरक्षा प्रमुख बनकर आए थे। बंदूकधारियों और गार्डों सहित 21 लोगों की एक टीम के साथ वह वहां एक मिशन पर थे। एम का सबसे अच्छा होने के नाते एन वह उनके पंथ के पास उन्हें विभिन्न अभियानों के लिए बुलाया गया था, विभिन्न संगठनों द्वारा गोपनीय या सार्वजनिक दुनिया, लेकिन ये बाकियों से अलग था। वीरभद्र 6 फुट लंबे थे। वह काफी समय पहले जी चुका था। 40 वर्ष की सामान्य जीवन प्रत्याशा का एक बड़ा हिस्सा यह सेना को समर्पित है। उसका चेहरा एक औसत आदमी जैसा था, विशेष रूप से अच्छी तरह से चित्रित नहीं। उनकी सांवली त्वचा, उनके नमक मिर्च वाले सैन्य बाल कटवाने से उनके खुरदुरे लुक में 4 चांद लग गए। कुछ उसके दोनों हाथों पर चोट और निशान जो बहुत पुराने नहीं थे इशारा कर रहे थे। उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी और उनकी तीव्रताएं, उसका कठिन, उनकी काली जीन्स, सफेद टी शर्ट और भूरे चमड़े की जैकेट के नीचे मांसल शरीर स्पष्ट दिख रहा था। उसकी आंखों पर नकाब लगा हुआ था। काला एविएटर घूरता है। वह हमेशा अपनी पिस्तौल के प्रति सचेत रहता था। जैकेट के अंदर उसकी कमर पर छिपा हुआ, चाहे कुछ भी हो, स्थिति हाथ में। उसने एक गार्ड को उस आदमी का पर्दाफाश करने का आदेश दिया। उसके हाथ मुक्त करो। उसने अपनी निगाहें हटा लीं। उसके समानांतर एक निशान, दाहिनी आंख अब दिखाई दे रही थी और उसकी जेटकाली आंखें सेठ थीं। उसके सामने वाले आदमी पर वीरभद्र आश्चर्यचकित रह गए। पल वीरभद्र और उनके मालिक इस आदमी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि वह ठीक से नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। वह बस इतना ही जानता था, जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह मिल गया है और मिल गया है। पूछताछ की जाएगी। किस बारे में पूछताछ की उसे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित था कि यह कोई गंभीर बात थी। उसकी अधीरता अपने चरम पर था। वह पूरी कहानी जानना चाहता था। वह अंतरतम घेरे में खड़े होने के योग्य, यदि नहीं तो उसके पास क्यों था? बिल्कुल बुलाया गया। उन्होंने सबसे ताकतवर लोगों के साथ काम किया था और जानते थे उनके तरीके अच्छे हैं। हालांकि उनका नया आलाकमान था अजीब। वह हर चीज को लेकर चिंतित था, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा रहस्य बनाए रखने में कामयाब रहे। वीरभद्र जब उसका नाम गूंजा तो वह लगभग उछल पड़ा। लॉबी में एक परिचित आवाज में, ये थे डॉ श्रीनिवासन, उनके मालिक। हाँ सर, उसने उत्तर दिया। वीरभद्र ने जिस आदमी को जवाब दिया वह 4 फीट का था, 8 इंच लंबा, लगभग 65 साल का। उसके होंठ काले थे, भूरा, जिससे पता चला कि वह पुराना धूम्रपान करने वाला था। उसका सफेद बाल उसके सिर का केवल एक हिस्सा ही ढके हुए थे। एक और पहलू जिससे पता चला कि उसकी उम्र उसकी भव्य उपस्थिति थी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सफेद रंग के साथ भूरे रंग का मैट सूट पहना था। इसके नीचे शर्ट, उसके कॉलर से एक चौड़ी लाल टाई लटकी हुई थी। उन्होंने अपने ऊपर अप्रचलित काला चौकोर फ्रेम वाला चश्मा भी पहना था। आंखें एक डोरी के साथ जो दोनों किनारों से नीचे लटकी हुई थी, उसकी गर्दन के चारों ओर चला गया। डॉक्टर श्रीनिवासन की शक्ल तो हास्यास्पद थी, लेकिन उनकी आंखें अनुशासन से परिपूर्ण, उसका आचरण आज्ञा दे सकता था। सर्वोच्च अधिकारियों का भी ध्यान। वह एक बॉस था। गलती करना
वह हर किसी को एक होने का एहसास दिला सकता था। उसकी उपस्थिति में अधीनस्थ वह तब तक ही मजाकिया था। वह शांत था। यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक निरर्थक व्यक्ति थे और अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन के बाद एक अन्य व्यक्ति डॉक्टर बत्रा थे। वह डॉक्टर बत्रा को वीरभद्र से मिलवाया और इसके विपरीत वे हाथ मिलाया। डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के सहयोगी थे। वीरभद्र को ऐसा लग रहा था। वीरभद्र ने उसे बहुत खुशमिजाज किस्म का आदमी नहीं समझा। उनका चेहरा चिड़चिड़ा था और वे क्रोधित लग रहे थे। उसने देखा डॉक्टर श्रीनिवासन से भी अधिक शिक्षित उसकी आंखें थीं। एक बुद्धिजीवी के डॉक्टर बत्रा लगभग 50 वर्ष की उम्र के लंबे गोरे आदमी थे और सिख समुदाय से थे। उसकी भूरी आंखें थीं और एक मोटा चेहरा। उन्होंने फॉर्मल मैरून शर्ट और काला रंग पहना था। पतलून जो उसके काले चमड़े के जूतों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था। के सबसे उसके शरीर की चर्बी उसके पेट के आसपास जमा हो गई थी। वीरभद्र जब उसका नाम गूंजा तो वह लगभग उछल पड़ा। लॉबी में एक परिचित आवाज में ये थे डॉ श्रीनिवासन, उनके मालिक। हाँ सर, उसने उत्तर दिया। वीरभद्र ने जिस आदमी को जवाब दिया वह 4 फीट का था, 8 इंच लंबा, लगभग 65 साल का। उसके होंठ काले थे, भूरा, जिससे पता चला कि वह पुराना धूम्रपान करने वाला था। उसका सफेद बाल उसके सिर का केवल एक हिस्सा ही ढके हुए थे। एक और पहलू जिससे पता चला कि उसकी उम्र उसकी भव्य उपस्थिति थी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सफेद रंग के साथ भूरे रंग का मैट सूट पहना था। इसके नीचे शर्ट उसके कॉलर से एक चौड़ी लाल टाई लटकी हुई थी। उन्होंने अपने ऊपर अप्रचलित काला चौकोर फ्रेम वाला चश्मा भी पहना था। आंखें एक डोरी के साथ जो दोनों किनारों से नीचे लटकी हुई थी। उसकी गर्दन के चारों ओर चला गया। डॉक्टर श्रीनिवासन की शक्ल तो हास्यास्पद थी, लेकिन उनकी आंखें अनुशासन से परिपूर्ण, उसका आचरण आज्ञा दे सकता था। सर्वोच्च अधिकारियों का भी ध्यान। वह एक बॉस था। गलती करना वह हर किसी को एक होने का एहसास दिला सकता था। उसकी उपस्थिति में अधीनस्थ वह तब तक ही मजाकिया था। वह शांत था। यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक निरर्थक व्यक्ति थे और अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन के बाद एक अन्य व्यक्ति डॉक्टर बत्रा थे। वह डॉक्टर बत्रा को वीरभद्र से मिलवाया और इसके विपरीत वे हाथ मिलाया। डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के सहयोगी थे। वीरभद्र को ऐसा लग रहा था। वीरभद्र ने उसे बहुत खुशमिजाज किस्म का आदमी नहीं समझा। उनका चेहरा चिड़चिड़ा था और वे क्रोधित लग रहे थे। उसने देखा डॉक्टर श्रीनिवासन से भी अधिक शिक्षित उसकी आंखें थीं। एक बुद्धिजीवी के डॉक्टर बत्रा लगभग 50 वर्ष की उम्र के लंबे गोरे आदमी थे और सिख समुदाय से थे। उसकी भूरी आंखें थीं और एक मोटा चेहरा। उन्होंने फॉर्मल मैरून शर्ट और काला रंग पहना था। पतलून जो उसके काले चमड़े के जूतों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था। के सबसे उसके शरीर की चर्बी उसके पेट के आसपास जमा हो गई थी। उस आदमी को घसीटा गया, केंद्रीय सीट पर धकेल दिया गया। उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करके गार्डों द्वारा इसे बांध दिया गया। उसका कमर, सिर और पैरों को कुर्सी से बांधा गया। चमड़े के बेल्ट। अब उसकी उंगलियां ही एकमात्र चलने योग्य अंग थीं। उसके शरीर का
उधर वीरभद्र चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था। कैमरे। वह महसूस कर सकता था कि न केवल बंदी बल्कि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों पर भी नजर रखी जा रही थी। सुबह के करीब 11 बजे थे जब वह आदमी धीरे धीरे चलने लगा। होश में आना। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन वह महसूस हो रहा था कि कोई उसके ऊपर लगे सफेद रंग को साफ कर रहा है। गीले टिश्यू का उपयोग करके चेहरा साफ करें। उसने किसी को बातें करते सुना। उसे बातचीत एक अघोरी के रूप में उनकी पहचान के बारे में थी। वह बहुत अजीब लग रहा है। यह कैसा अप्रिय रूप है? एक लड़की चिल्लाई। मैं जानता हूं वह कौन है, एक आश्वस्त पुरुष ने उत्तर दिया। आवाज इस अजीब चीज का परिचय देने से पहले, सबसे पहली बात, तुम कौन हो? लड़की ने पूछा। अभिलाष, आदमी ने तुरंत उत्तर दिया। और तुम उसे कैसे जानते हो? लड़की ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता या वह कौन है। मुझे पता है वह क्या है। वह है एक अघोरी। अघोरी? लड़की ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसने सुना हो पहली बार शब्द अघोरी। यह शब्द ही रूह कंपा देने के लिए काफी है। रीढ़ की हड्डी। हर जगह अघोरियों के बारे में कहानियां हैं। भारत और नेपाल का गांव। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास है प्रकृति पर असीमित शक्तियां, मृत्यु पर विजय पा सकती हैं। वस्तुओं को मूर्त रूप देते हैं, मानव मांस और मल खाते हैं और रहते हैं। अत्यधिक अशुद्धता, कभी कभी पूरी तरह से नग्न। अघोरी संभोग जैसी भयानक प्रथाओं में भी शामिल होते हैं। किसी भी द्वंद्व को मिटाने की चाह में लाशों के साथ शुद्ध और अशुद्ध के बीच और अद्वैत अवस्था को प्राप्त करना। मन की वे जुनूनी रूप से कुरूप, अशुद्ध और अपनी आत्मखोज की प्रक्रिया में सामाजिक वर्जनाओं में वे शराब पीते हैं, नशीली दवाएं लेते हैं और मांस खाते हैं। कुछ भी नहीं है वर्जित माना जाता है। लेकिन जो बात उन्हें प्राचीन बनाती है, परंपराओं की विचित्रता यह है कि इनके मंदिरों का दाह संस्कार किया जाता है। मैदान। उनके कपड़े मुर्दों से आते हैं, जलाओ लकड़ी से। अंतिम संस्कार की चिताएं और नदी का भोजन। जब कोई व्यक्ति होता है, दाह संस्कार के बाद वे मृतकों की राख में खुद को लपेट लेते हैं और मरे हुओं पर ध्यान करो। अघोरी भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। मानव खोपड़ी से बने कटोरे। फिर भी सबसे चौंकाने वाला, अघोरी जीवन का पहलू उनका नरभक्षण है। लाशें जिन्हें या तो किसी नदी से निकाला जा सकता है, जैसे गंगा, अथवा श्मशान से प्राप्त जल का सेवन किया जाता है। अघोरियों की तरह खुली आंच पर कच्चा और पकाया हुआ दोनों। विश्वास करें कि जिसे दूसरे लोग मृत व्यक्ति मानते हैं, वह वास्तव में है जीवन शक्ति से रहित प्राकृतिक पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं। एक बार इसे बल देता है निहित। इसलिए जबकि आम लोगों के लिए नरभक्षण, अघोरियों के लिए इसे आदिम, बर्बर और अशुद्ध माना जा सकता है। यह साधन संपन्न होने के साथ साथ आम लोगों को नष्ट करने वाला भी है। इस तरह की वर्जनाओं पर रूढ़िवादिता को आध्यात्मिक रूप से रखा गया है। यह सुनिश्चित करना कि वास्तव में कुछ भी अपवित्र या अलग नहीं है ईश्वर की ओर से, जिसका सभी में और सभी में स्वागत किया जाता है। वास्तव में अघोरी इसे प्रयास करने के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। पता लगाएं कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होता है। किसी को सड़कों पर घूमते हुए कई अघोरी मिल सकते हैं।
उत्तरी भारत अपने खोपड़ी कप के साथ उन्होंने अपने बाल बढ़ने दिए, बिना किसी आवश्यकता की परवाह किए बहुत लंबे समय तक इसे काटे। वे उपयोग के शुद्ध गैर भेदभावपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हैं, भय और पूर्वाग्रहों पर विजय पाने और प्राप्त करने के लिए शरीर अद्वैत की परम अवस्था अब सदियों से उनके पास है। अपने अद्भुत अभिनय से दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है और रहस्यमय जीवन शैली। अघोरियों के इतिहास का पता लगाने पर यह पता चल सकता है। सबसे पहले अघोरी जिन्होंने इसकी नींव रखी भावी अघोरियों का जीवन कीनाराम थे। शहरी के अनुसार, किंवदंती के अनुसार वह 150 वर्ष तक जीवित रहे और दूसरे वर्ष के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी का आधा भाग। अघोरियों का मानना है कि शिव पूर्ण और सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ। उनके अनुसार जो भी हो, इस ब्रह्मांड में जो कुछ होता है वह शिव के कारण ही होता है। के बीच महिला देवता काली उनके लिए सबसे पवित्र रूप हैं। बातचीत में एक और आवाज ने हस्तक्षेप किया। इस समय आवाज उस आदमी के बहुत करीब थी। यह डॉक्टर बत्रा की ज्वाइनिंग थी। बातचीत में कहा गया, अघोरियों का दावा है कि उनके पास है, यहां तक कि आज हमारे पास मौजूद सबसे घातक बीमारियों का भी इलाज है, एड्स और कैंसर। ये औषधियां जिन्हें वे कहते हैं, जलती हुई चिता से मानव तेल एकत्र किया जाता है, शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि इनका परीक्षण नहीं किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से अघोरियों के अनुसार ये अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रभावी बंदी को यह महसूस हो सकता था कि डॉक्टर बत्रा, जबकि अघोरियों पर अपने ज्ञान का प्रकाश डाला था, उसके हाथ में एक सिरिंज इंजेक्ट करना। बर्फ से ढके पहाड़ों और गर्म रेगिस्तानों से लेकर बाघों से भरे जंगलों तक अघोरी उन जगहों पर रहने के लिए जाने जाते हैं जहां किसी भी अन्य मनुष्य के जीवित रहने की संभावना नहीं है। अभिलाष ने आगे कहा, अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध या अशुद्ध नहीं है, गंदा या गंदा। उनके मुताबिक अगर आप सक्षम हैं बड़े से बड़ा काम करते समय भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित रखें, कार्य करता है, तब आप ईश्वर के साथ एकत्व में पहुंच जाते हैं। वह ले जाएगा। बहुसंख्यक आबादी की हिम्मत ध्यान करने के लिए कब्रिस्तान में एक शव पर बैठे। अघोरियों का मानना है कि हर कोई अघोरी पैदा होता है। नवजात शिशु अपने मल गंदगी में अंतर नहीं पहचान पाता और खिलौने और हर चीज से खेलता है। यह भेद करने लगता है उनमें से केवल तभी जब उसके माता पिता और समाज उसे ऐसा करने के लिए कहें। इसलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और विकल्प चुनता है, भौतिकवादी आधार, तभी वह गुणों को खोता है। एक अघोरी का वे शवों के बीच सेक्स करने में विश्वास करते हैं, अलौकिक शक्तियों को जन्म देता है। महिला पार्टनर हैं, मृतकों की राख और यौन क्रिया में भी लिप्त। यह तब होता है जब ढोल बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी महिला को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर न किया जाए। उन्हें और यह भी कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान होती हैं। कृत्य चलता रहता है। अब जब आप किसी शहर में नरभक्षण का अभ्यास करते हैं, वाराणसी की तरह, जहां मांसाहार खाना भी अब भी बंद है, यदि आप भौहें सिकोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि आप अपने ऊपर मुसीबत लाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इंसान का मांस खाने के बाद भी जनता
उनके खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती है। संभवत यह क्योंकि वे मरे हुए इंसान का मांस खाते हैं और हत्या नहीं करते। कोई भी उन्हें खाने के लिए शुद्ध, अघोरी, मासूम, प्यारे, दयालु होते हैं, और जब भी आप उन्हें ढूंढते हैं तो वे आपको आशीर्वाद देते हैं। वे अपना अधिकांश समय ओम का जाप करते हुए ध्यान में बिताते हैं। नमः शिवाय। ओम शब्द उस आदमी के कानों में गूंजा और वह धीरे धीरे बोला। अपनी आंखें खोली।